जोहार जय मुलियासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल सारे देश भर में 31वां मंडल दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा संसद के अंदर मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा हुई। उसके बाद 13 अगस्त को इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला। 14 अगस्त को ही जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो इस मंडल कमीशन को लेकर कोर्ट में गए और उसके बाद वो कोर्ट में मामला चलता रहा। 16 नवंबर 1992 को इसका निर्णय आया। इसके पहले 15 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह इनके द्वारा लाल किले के प्राचीर से ये कहा गया या औपचारिक घोषणा की गई कि देश में मंडल कमीशन लागू हो गया है। मंडल कमीशन लागू हुए 30 साल हो गए हैं। इस 30 सालों में बहुत कुछ उथल पुथल, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल हो गई है। क्या मंडल कमीशन लागू होने के बाद ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व था वो शासन प्रशासन और बाकी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें बढ़ गया या घट गया? क्या परिणाम हुआ? क्या ओबीसी के हालात में कुछ सुधार हुए या नहीं? क्योंकि संविधान लागू होने के 40 साल बाद में ओबीसी जो भारत का सबसे बड़ा तबका है, बड़ा वर्ग है, 52% वर्ग कहा जाता है, इसको अपना अधिकार मिला था। 30 साल हो गए हैं, क्या कुछ हो गया? अभी क्या कुछ होना बाकी है? उसके क्या परिणाम हुए? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी है। मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी है। हम दोनों मिलकर चौधरी विकास पटेल इनसे इन तमाम बातों पर जानकारी लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। चौधरी विकास पटेल जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि 30 साल हो गए हैं, 30 साल का एक आंदोलन भी हुआ, इसमें सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल भी हुई। क्या उपलब्धियां बताते हैं आप, क्या उपलब्धियां देखते हैं आप इन 30 सालों में? मंडल कमीशन के 30 साल हो गए हैं जी। और 30 साल में जो नौकरियों में ओबीसी का परसेंटेज है, जो 3% के आसपास मंडल के समय में ओबीसी थे, मंडल लागू होते के समय नौकरियों में, अभी उनका परसेंटेज ऐसा माना जा सकता है कि 7 से 8% तक उनका परसेंटेज हुआ है। जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लोगों को दिया गया, तो 27% तो उनका कोटा पूरा हुआ नहीं है, मगर 7-8% तक ओबीसी के लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो 3-4%, 30 सालों में 3-4% की बढ़ोतरी हुई है, जिसको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। लेकिन मंडल लागू होने का कुछ फायदा हुआ है, या उसको ये भी कहा जा सकता है कि ओबीसी की जातियों में जागृति बढ़ी, और उसका भी एक जो आंकड़े बढ़े हैं तो उसका एक कारण ये भी है। जी। दूसरी तरफ ये नौकरियों का जो मामला है, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, उसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ओबीसी के लोगों की नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है वो भी समाज में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो समाज में ओबीसी के अंदर भी एक नौकरी पेशा वर्ग का निर्माण मंडल लागू होने के बाद में जो हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं हम मंडल की एक उपलब्धि मान सकते हैं कि ओबीसी के अंदर भी एक नौकरी पेशा वर्ग निर्माण हुआ। जो कि मंडल के पहले 3% थे, वो 7-8% हो सकते हैं। अब उसमें भी कुछ मिश्रा जी फर्जी सर्टिफिकेट लगा के ओबीसी के नाम पर नौकरी कर रहे हैं, कुछ द्विवेदी जी कर रहे हैं, कुछ त्रिवेदी जी कर रहे हैं, कुछ चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। वो भी एक जांच का विषय है। मगर फिर भी मंडल लागू होने के बाद 3-4% का फायदा ओबीसी के लोगों को होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडल लागू होने का जो सबसे बड़ा फायदा सामाजिक दृष्टिकोण से हमको दिखाई देता है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से एक फायदा ये दिखाई देता है कि जो ओबीसी के लोग मंडल के पहले, जो ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल रिजर्वेशन के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए किया जाता था, जिन ओबीसी के लोगों को शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में कि इनको रिजर्वेशन मिलता है इसलिए ओबीसी के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, एक जो ये कॉन्सेप्ट ओबीसी के दिमाग में ब्राह्मणवादियों द्वारा डाला जाता था, और शेड्यूल कास्ट वर्सेज ओबीसी की लड़ाई रिजर्वेशन के विरोध में जो ब्राह्मणों को या ऊंची जातियों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो उसके लिए ओबीसी की फौज का इस्तेमाल करते थे। तो मंडल लागू होने के बाद में ओबीसी के अंदर एक बड़ी जागृति पैदा हुई, और उस जागृति की वजह से ओबीसी समाज के अंदर भी आरक्षण को लेकर के
एक समझदारी डेवलप हुई है और उसकी वजह से ओबीसी में एक बड़ा तबका ऐसा निर्माण हुआ है जो मंडल के समर्थन में है, जो आरक्षण के समर्थन में है और जो आरक्षण को पाने की लड़ाई लड़ रहा। आप देख रहे होंगे तो मंडल लागू होने के बाद भी जो लोग मंडल के बाहर की जातियां हैं वो भी आरक्षण की बात कर रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मराठा हो, चाहे वो गुजरात के पटेल हो, या फिर गुजर हो, या फिर जाट हो। तो ऐसे एक तो ये लोग भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरे तमाम जातियां जो ओबीसी में भी हैं, जो पीछे रह गई हैं, वो जातियां भी अपने को मतलब आरक्षण आरक्षित वर्ग का मानने के लिए तैयार हो गई और आरक्षण के आंदोलन में सक्रिय सहभागी हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मंडल कमीशन का आंदोलन की दृष्टि से माना जा सकता है कि ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के, प्रतिनिधित्व को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के एक समझदारी मंडल के दौर की वजह से एक समझदारी डेवलप हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो जब संविधान लागू हो रहा था तो उस लेवल पर वो समझदारी नहीं थी। अगर उस लेवल पर वो चेतना भी समझदारी नहीं होती, थी, वो चेतना नहीं थी, वो चेतना ना होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जब ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ओबीसी के लोगों को जिस हिसाब से उनके साथ में खड़े होना चाहिए था, हाँ कुछ छुटपुट ओबीसी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में थे, बिल्कुल नहीं थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे ओबीसी का प्रतिनिधि मंडल बाबा साहब अम्बेडकर को मिला और कहा कि नहीं आप हमारी भी लड़ाई लड़ो, हमारा भी नेतृत्व करो, या बिहार के आरएल चंदापुरी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की रैली कराने की कोशिश किया, बाद में नेहरू ने उसको असफल करवाया। तो वो कुछ ओबीसी के लोग जो समझदार थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में थे या रिजर्वेशन के समर्थन में थे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा समाज था ओबीसी का, वो रिजर्वेशन के समर्थन में नहीं था और वो अपने हक अधिकार के समर्थन में नहीं था। इसलिए संविधान में ओबीसी को जिस तरीके से एससी एसटी को अधिकार देने में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हुए, उस प्रकार से ओबीसी के लोगों को अधिकार देने में कामयाब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो पाए। लेकिन आर्टिकल 340 लिखने में बाबा साहब कामयाब हुए, जिसकी वजह से मंडल तक कालेलकर से होते हुए मंडल तक ये लड़ाई आई। तो मंडल के बाद में एक ये समझदारी रिजर्वेशन को लेकर के बड़े पैमाने पर हुई है। अब रिजर्वेशन के नाम पर कोई रिजर्वेशन का विरोध करने की स्थिति में कोई पार्टी नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मंडल के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, मंडल के पहले कांग्रेस भी रिजर्वेशन का विरोध करती थी, मंडल के पहले बीजेपी भी रिजर्वेशन का विरोध करती थी, लेकिन आज की जो स्थिति है, मंडल के 30 साल के बाद की जो स्थिति है, इस स्थिति में कोई भी पार्टी, इवन बीजेपी भी हो, अंदर से तो सारे सैबोटेज कर रहे हैं जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मगर खुल करके मैदान में किसी भी पार्टी की ये हैसियत नहीं है कि वो रिजर्वेशन का विरोध करे। जैसे अभी नीट के मुद्दे पर भी बैकफुट पे नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मंडल कमीशन की मानी जा सकती है कि मंडल कमीशन की वजह से पिछड़े वर्ग में जागृति आई। लेकिन अगर ओबीसी को लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो मंडल को लागू कम किया गया और सबोटेज ज्यादा किया। ओबीसी के लोग अभी भी बीपी सिंह को अपना मसीहा मानते हैं कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, मगर बीपी सिंह ने जिन परिस्थितियों में मंडल कमीशन लागू किया वो परिस्थितियां अलग थी, और उन परिस्थितियों में लागू कर अगर बीपी सिंह ईमानदार होते और ईमानदारी से उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया होता तो मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को बीपी सिंह लागू करते। लेकिन बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू किया, नौकरियों में 27% आरक्षण, केवल एक सिफारिश लागू किया, और अभी तक मंडल की केवल 2 सिफारिशें लागू हुई है। एक तो बीपी सिंह ने लागू किया, दूसरा अर्जुन सिंह ने 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को रिजर्वेशन। तो ये केवल 2 सिफारिशें अभी तक मंडल कमीशन की लागू हुई, बाकी सिफारिशें लागू नहीं। तो एक तो ये सबोटेज किया गया। दूसरा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो फैसले के साथ में 27% रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। तो क्रीमी लेयर लगाने की वजह से जो ओबीसी के लोग अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम थे, जिनकी इतनी इनकम थी, वो ओबीसी के लोग क्रीमी लेयर में आ गए और वो रिजर्वेशन से वंचित हो गए। और जो पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, अपने बच्चे को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिला सकते, कोटा जैसे शहर में भेजकर नीट की तैयारी नहीं करा सकते, तो ऐसे लोग नॉन क्रीमी लेयर हैं। मगर जब वो अपने बच्चे की तैयारी ही नहीं करा सकते तो वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पाए। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ मंडल कमीशन को लागू होने के बाद आरक्षण को सबोटेज करने का, वो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है निजीकरण का। निजीकरण बड़े पैमाने पर उसी दशक में शुरू किया, उसी के बाद शुरू किया गया। मंडल के आसपास ही, मंडल लागू होने के आसपास ही निजीकरण शुरू किया गया।
तो निजीकरण शुरू करने का एक जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वो सबसे बड़ी मानसिकता है कि रिजर्वेशन तो सरकारी जगह पर है, अगर सरकारी जगह को निजी हाथों में बेच दिया जाए तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तक के रिजर्वेशन को तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर रहे थे, हालांकि उसका भी बहुत ज्यादा विरोध किया उन लोगों ने, उसका एक लंबा इतिहास है, मगर उसको उनको बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में एक्सेप्ट करना पड़ा और उसको किसी तरीके से बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब ओबीसी को भी आरक्षण मिल गया तो उनके बर्दाश्त के बाहर चीज निकल गई कि अब तो 50% इन लोगों को, कम से कम 50% तो इनको देना ही पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी को मिला करके। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने लायक बात नहीं थी और इसलिए उन्होंने निजीकरण की पॉलिसी शुरू किया और निजीकरण की पॉलिसी आज बहुत हद तक आगे बढ़ गई है और इसकी वजह से जो रिजर्वेशन है वो लगभग शून्य होने की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ पिछड़े वर्ग के लोगों में चेतना बढ़ रही है और 52% को 52% की बात कर रहे हैं, ये भी मंडल की एक उपलब्धि माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने की बात हो रही है और लगभग उसको 0 तक ले जाया जा रहा है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई, दूसरी महत्वपूर्ण जो स्थिति पैदा हुई कि ओबीसी के लोग, जब मंडल लागू हुआ उस समय पढ़ाई लिखाई में उनका उतना ध्यान नहीं होता था, उनके गार्जियन उतना ज्यादा जागृत नहीं थे, तो उतना ज्यादा जागृत ना होने की वजह से ओबीसी के बच्चे स्कूलों में बहुत कम जाते थे और जो जाते भी थे तो जो वहां टीचर होते थे वो ब्राह्मण या ठाकुर समुदाय के होते थे, उच्च जाति के होते थे। तो इतनी पिटाई करते थे ओबीसी एससी एसटी के बच्चों की कि ताकि वो स्कूल छोड़ करके ही भाग जाए। तो जाते ही कम थे और जो जाते थे वो पिटाई के डर की वजह से फिर एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं जाते थे। तो स्कूलों में ओबीसी के लोगों के जाने का जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। लेकिन मंडल के बाद जब नौकरियों का स्वाद मिला और नौकरियां मिलने लगी तो इससे, जैसे शेड्यूल कास्ट के अंदर पढ़ाई लिखाई के बारे में जागृति बढ़ी थी रिजर्वेशन की वजह से, वैसे ओबीसी के अंदर जागृति बढ़ गई। ओबीसी के बच्चे भी स्कूलों में जाने लगे और जब ओबीसी के बच्चे भी स्कूलों में जाने लगे तो इसके लिए कांग्रेस ने फिर आरटीई एक्ट लाया और आरटीई एक्ट के तहत शिक्षा के अधिकार के नाम पर शिक्षा के अधिकार को छीन लिया। अभी प्राइमरी एजुकेशन में खिचड़ी की ढेरस की सारी व्यवस्था है मगर पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ओबीसी समाज के, एससी एसटी समाज के बहुसंख्यक बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा दुर्दशा है। दुर्दशा इतनी है कि बच्चा कक्षा 8 पास कर सकता है, नाम नहीं लिख पाता ठीक से। इतनी दुर्दशा वाला जो बच्चा है वो कौन सा कंपटीशन बेच करे, किस कंपटीशन में फाइट करेगा, वो कौन सी तैयारी करके नीट क्वालिफाई करेगा, वो कौन सी तैयारी करके जो है गेट और टेट क्वालिफाई करेगा, वो कर नहीं सकता है। तो वो कर नहीं सकता है तो गर्म पानी जड़ों पर ही डाल दिया जाए। एक तो क्रीमी लेयर से सबोटेज किया, दूसरा निजीकरण से सबोटेज किया, तीसरा एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको चौपट किया ताकि जड़ों पर ही गर्म पानी डाल दिया जाए। तीसरा, जो ओबीसी के लोग थोड़ा सक्षम है, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, उन्होंने पढ़ाया मगर हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई कि वहां फिर वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मंडल को लागू कम किया गया 30 सालों में, बल्कि सेबोटेज ज्यादा किया गया मंडल को। तो ये, और इसके ऊपर फिर लेटरल एंट्री आ गई, ये लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। इसके ऊपर फिर एनजीओ आ गया, आउटसोर्सिंग आ गई, संविदा आ गई। तो जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, वो नौकरियां मंडल के आने के बाद आरक्षण को निष्प्रभावी करने के लिए निजीकरण, एजुकेशन को महंगा किया गया, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको चौपट किया गया। भर्तियां ही कम की जाए, इसके लिए आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है या संविदा से काम चलाया जा रहा है, लेटरल एंट्री से काम चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार की तमाम कोशिशें की गई। ओबीसी के संदर्भ में तो बहुत दिन तक ये कहा जाता रहा कि इनके कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं, फिर ये कहा जाता रहा जो अवेलेबल है वो सुटेबल नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें मंडल के बाद में हुई और जिसकी वजह से ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, कम से कम 27% जो मंडल ने रिकमेंड किया था और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 27% पर मोहर लगाई थी, वो भी इतनी सारी साजिशों की वजह से अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। तो ये मंडल के 30 साल में जो ओबीसी को जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पाया। मगर ओबीसी के अंदर मंडल की वजह से चेतना और जागृति बढ़ी है। आज ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहता है। ये एक बड़ी बात मंडल से जरूर हो। राजनीतिक क्या परिणाम हुए इस पर? राजनीति में इसके क्या परिणाम, जैसे हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव हो,
मुलायम सिंह यादव हो या शरद यादव, ऐसे बड़े नेता जो है वो देश की पटल पर आए और उन्होंने अपनी राजनीति की। क्या ये भी एक परिणाम है उसका, उससे निकल कर ही ये नेता सामने आए? बिल्कुल, ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट चला देश में, लोहिया जी जब कांग्रेस से बाहर आए तो चूंकि कांग्रेस के साथ शेड्यूल कास्ट के लोग और ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग और मुस्लिम लोग, ये कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के वोटर माने जाते। तो जब लोहिया जी मैदान में आए तो लोहिया जी को लगा कि अगर हमको अपना बेस बनाना है तो हमें तो पिछड़े वर्ग के लोग ही बच रहे हैं, इनको ही अपना बेस बना सकते हैं। तो इसलिए लोहिया जी ने नारा दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। तो जो मंडल लागू हुआ, मंडल लागू होने में दो मूवमेंटों की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक सोशलिस्ट मूवमेंट की भूमिका थी और दूसरा बहुजन मूवमेंट की भूमिका थी। सोशलिस्ट मूवमेंट लोहिया जी चला रहे थे। लोहिया जी कितने ओबीसी को लेकर के ईमानदार थे वो एक अलग विषय है, क्योंकि कालेलकर कमीशन को लागू करने के लिए लोहिया जी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। या बाबा साहब अम्बेडकर जब लड़ रहे थे ओबीसी के लिए संविधान सभा में तो उस समय लोहिया जी ने कोई उसका ये नहीं किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया आयोग बनाने के लिए तो भी लोहिया जी का कोई ऐसा रोल दिखाई नहीं देता कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में, ओबीसी के समर्थन में खुल करके खड़े हो। लेकिन फिर भी लोहिया ने यह नारा लगाया, चूंकि उनके पास जो जमीन उनको तैयार करनी थी वो जमीन पिछड़े वर्ग की बची थी, पिछड़ों की थी। इसलिए पिछड़ों की जमीन तैयार करने के लिए उन्होंने यह नारा लगाया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। बाद में लोहिया की चालाकी आरएल चंदापुरी को समझ में आई थी तो उन्होंने कहा कि लोहिया के साथ जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बाद में लोहिया की चालाकी रामस्वरूप वर्मा जी को समझ में आई थी तो उन्होंने लोहिया का साथ छोड़ा था। जगदेव प्रसाद कुशवाहा को समझ में आई थी तो उन्होंने लोहिया का साथ छोड़ा था। क्योंकि लोहिया कहते अलग थे लेकिन उनकी मानसिकता जो थी, चूंकि वो भी उच्च जाति के ही थे, तो जो उनकी मानसिकता थी वो मानसिकता उच्च जातियों को ही फायदा पहुंचाने की थी, ओबीसी का उपयोग करने की थी वोट बैंक के तौर पर। ये मानसिकता दिखाई देती है उस करेक्टर से। लेकिन उसकी उस राजनीति की वजह से बैकवर्डों के तमाम नेता उभर करके सामने आए, तमाम बैकवर्ड नेता सामने आए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बने। और सोशलिस्ट मूवमेंट की वजह से देश में प्रधानमंत्री के पद तक जो है पिछड़े वर्ग के लोग पहुंचे। बहुत दिन तक वो लोग चला नहीं पाए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो उभर करके बैकवर्डों की राजनीति आई उसमें एक जो सोशलिस्ट मूवमेंट था जो मंडल को लेकर के ही आगे बढ़ा। पहले उन्होंने कालेलकर कमीशन को मुद्दा बनाया, फिर उन्होंने मंडल कमीशन को मुद्दा बनाया जनता पार्टी ने, और मंडल कमीशन की वजह से फिर ये लोग उभर करके नेता बने। क्योंकि मंडल लागू करवाने का श्रेय मुलायम सिंह को, लालू यादव को, इन लोगों को, जो शरद यादव को, इन लोगों को गया मंडल लागू करने का श्रेय। तो इससे ये लोग नेता उभर करके आए और ओबीसी की किसी एक जाति ने नहीं बल्कि सभी लोगों ने इनको अपना नेता माना जिनके अंदर समझदारी थी। तो ये भी एक इस दृष्टिकोण है, ये भी एक कहा जा सकता है कि मंडल की वजह से राजनीति में पिछड़े वर्ग के लोग उभर करके आगे आए। बहुजन आंदोलन का, बहुजन राजनीति जो उस प्रकार उस वक्त चल रही थी उसका किस प्रकार से रोल रहा मंडल कमीशन लागू करने में? बहुजन आंदोलन जो बामसेब के माध्यम से और मान्यवर काशीराम जी के माध्यम से जो चलाया जा रहा था, तो बहुजन आंदोलन का मंडल लागू होने में बड़ा रोल ये रहा कि एक तो लगातार बामसेब के लोग ओबीसी के बारे में जागृति करते रहे, इनके सब्जेक्ट लगाते रहे, इनकी चर्चा करते रहे। दूसरा, काशीराम जी जब राजनीति में आए तो काशीराम जी ने मंडल कमीशन लागू हो इसको लेकर के आंदोलन चलाया। और केवल आंदोलन ही नहीं चलाया, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही थी, लागू इसलिए नहीं हो रही थी कि डीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देवीलाल को मंडल कमीशन लागू करने वाली समिति का चेयरमैन बनाया। वो चेयरमैन बनाने के पीछे देवीलाल की ये इच्छा थी, इनकी डीपी सिंह की ये इच्छा थी कि जब मंडल कमीशन में जाट शामिल नहीं है तो देवीलाल दोनों तरफ से कटेगा। अगर मंडल लागू करेगा तो जाट देवीलाल को छोड़ देगा, और अगर मंडल देवीलाल नहीं लागू करेंगे तो ओबीसी देवीलाल को छोड़ देगा। तो कटे ओबीसी, ऊपर कटे देवीलाल, जिधर से भी कटना है नुकसान देवीलाल का होगा। और बीपी सिंह अपने को बरी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवीलाल जी को मंडल लागू करने वाली कमेटी का चेयरमैन बनाया। देवीलाल जी को यह राजनीति पता चल गई तो उन्होंने अपने को अलग होने का घोषणा किया, और अलग होने का घोषणा किया तो उस रैली का समर्थन मान्यवर काशीराम जी, उस समय जो बहुजन आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने भी किया।
और जब मान्यवर काशीराम जी ने उस रैली का समर्थन किया तो उसका वजन बढ़ गया देवीलाल जी की रैली का। तो फिर जो बीपी सिंह के साथ जो पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन्होंने बीपी सिंह को कहा कि हमारे नेता तो देवीलाल जी हैं, आप तो हमारे नेता नहीं हैं, मगर यदि आप हमको कोई झुंझुना देते हो, हमको कुछ तो चाहिए। कुछ में क्या चाहिए? अगर आप मंडल कमीशन लागू करते हो तो हम आपके साथ रह सकते हैं, वरना हम देवीलाल जी के साथ चलेंगे। और देवीलाल जी के साथ अगर हम चले जाएंगे तो आपकी सरकार गिर सरकार जाएगी, नहीं चलेगी जी, सरकार नहीं चलेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो बहुजन मूवमेंट था उसका भी था। जागृति से लेकर, आंदोलन से लेकर के और मंडल लागू कराने के लिए जो दांव पेच काशीराम जी ने अपनाया, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ। विकास जी, जैसे अभी आपने बताया कि सोशलिस्टों की मूवमेंट की वजह से बैकवर्ड क्लासेस में लीडरशिप पैदा हुई, और वो आपने ही कहा कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंच गए। तो उसी तरीके से बहुजन मूवमेंट तो बैकवर्ड लोगों को हकाधिकार देने के लिए ही बनी है, उनके ही महापुरुषों के द्वारा चलाई गई है। तो फिर कहाँ कमी रह गई? बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अंदर बहुजन मूवमेंट के द्वारा कोई लीडरशिप कैसे खड़ी नहीं हुई दिखाई देती? बहुजन मूवमेंट अभी जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से चला, नहीं, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर में बात कर रहा हूँ। अगर सोशलिस्ट अपनी जरूरत के लिए बैकवर्ड क्लासेस में लीडरशिप पैदा करके उनको सीएम बना रहे, प्रधानमंत्री तक उनको लायक बना रहे, तो बहुजन मूवमेंट में कहाँ कोई कमी रह गई? बहुजन मूवमेंट में भी मान्यवर काशीराम जी ने बहुत सारे बैकवर्ड नेताओं को तैयार किया, लेकिन बाद में जो दिशा थी, चूंकि वो बहुजन मूवमेंट बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया उस तरीके से, बाद में जो दिशा थी वो उसको भी ब्राह्मणों ने एक तरीके से हाईजैक कर लिया। अभी जो बहुजन मूवमेंट जो था, अगर बामसेप को छोड़ दिया जाए तो बामसेप अपने स्तर से बैकवर्ड लीडरशिप भी डेवलप कर रहा है और बामसेप अपने स्तर से वो बहुजन मूवमेंट संपूर्ण बहुजन समाज का चला रहा है। लेकिन जो काशीराम जी का मूवमेंट था, जो बामसेप से निकलकर बीएसपी पर जाकर के टिका था, तो जो बीएसपी का मूवमेंट था, उस बीएसपी के मूवमेंट में अभी ब्राह्मणों की एंट्री हो जाने की वजह से वो जो बहुजन था वो सर्वजन हो गया, और सर्वजन से अभी ब्राह्मण जन हो गया। अभी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं। जितने बैकवर्ड क्लास के नेता काशीराम जी के माध्यम से बहुजन मूवमेंट में तैयार हुए थे, एक एक करके वो सारे नेता बीएसपी से बाहर चले गए या उनको बाहर कर दिया गया। आखिरी में राम अचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी, दो विधायक अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के थे। अंबेडकर नगर से कभी बहन जी सांसद हुआ करती थी। अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट बीएसपी का गढ़ माना जाता है। वहां दो ओबीसी के नेता थे, एक माननीय रामअचल राजभर जी और दूसरे माननीय लालजी वर्मा जी, दोनों विधायक। उनको भी पार्टी से निकाल दिया, और जब उनको पार्टी से निकाला तो अमर उजाला ने एक खबर छापी कि मायावती की बसपा में, उसकी टाइटल थी मायावती की बसपा में अब सतीश ही बड़े नेता। तो जो काशीराम जी ने संघर्ष किया था मंडल को लागू करने के लिए, काशीराम जी के बाद में उस तरीके का कोई संघर्ष बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। विकास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, क्योंकि मंडल कमीशन की लड़ाई की बड़ी भूमि जो रही है उत्तर भारत रही है, तो आप तो केवल राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पिछड़ों का कोई सामाजिक लीडरशिप भी तो वहां होगा जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा होगा। बड़े बड़े नेता रहे होंगे जिन्होंने सामाजिक स्तर पर इसको लड़ा होगा। वो लीडर, वहां कोई ऐसा सामाजिक संगठन, कोई सामाजिक आंदोलन कोई बन नहीं पाया इन 30 सालों में। चलो उस समय नहीं था, तो इन 30 सालों में ऐसी कोई बात वहां बन पाई है कि जो उस मंडल कमीशन की लड़ाई को, जो आधी अधूरी लड़ाई थी, उसको लड़ने लायक बने? जो मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता थे, उन नेताओं ने ही मंडल कमीशन की लड़ाई को छोड़ दिया। सामाजिक संगठन, सामाजिक की बात कर रहा हूं मैं, कोई सामाजिक आंदोलन हुआ होगा, कोई सामाजिक पिछड़े वर्ग की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पिछड़े वर्ग का कोई भी सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश या बिहार में भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा। अर्जक संघ जैसे कुछ संगठन काम कर रहे थे, एक को रामस्वरूप वर्मा जी चला रहे थे, मगर वो रामस्वरूप वर्मा जी के जाने के बाद भी उनके अंदर लीडरशिप का अभाव हो गया, और लीडरशिप का अभाव होने की वजह से फिर वो संगठन जिस स्तर पे समाज में स्थापित थे उसको भी बचा नहीं पाए। उसको आगे ले जाना चाहिए था, मगर उसको बचा नहीं पाए, तो फिर वो बैक चले गए।
तो इसलिए कोई सामाजिक मूवमेंट उत्तर प्रदेश या बिहार में इस तरीके का ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पॉलिटिकल मूवमेंट चला था और पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से ही जो अधिकार मिले थे, जो मंडल लागू हुआ था, वो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, तो उन लोगों ने ही अपना नारा छोड़ दिया। वो सेकुलर और कम्युनल की राजनीति में फंस गए। और जो बहुजन मूवमेंट था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्होंने भी अपना नारा छोड़ दिया। उन्होंने कहा जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो तैयारी जिसकी है ब्राह्मणों की, तो उसको भागीदारी देने के लिए तैयार है। उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उनकी तैयारी है, तो उनको दे रहे हैं। तो जो एक्चुअल मूवमेंट था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको छोड़ दिया। और जो सोशलिस्ट मूवमेंट चलाने वाले, चाहे यूपी के नेता हो या बिहार के नेता हो, उन्होंने देश भर में सोशलिस्ट मूवमेंट को, मतलब जैसे जनता पार्टी के टुकड़े हुए तो देश भर में उसका डिवीजन हुआ, देवेगौड़ा हो, अलग अलग लोग उस तरीके से चलते रहे। मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा कि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई 30 साल से चलती रही थी, 40 साल से ज्यादा का समय हुआ। 80 में मंडल की रिपोर्ट आई, तो आज हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40 साल से ज्यादा का समय रहा। और मंडल के विरोध में कमंडल लाया गया, और उस कमंडल की राजनीति ने आज पूरे देश भर में लोगों को, मतलब जिन्होंने कमंडल की राजनीति की, आज वो सत्ता में है। मंडल की राजनीति करने वालों को भी सत्ता मिली, कमंडल की राजनीति करने वालों को भी सत्ता मिली, तो दोनों ने सत्ता का लाभ लिया। मगर आज हम ये देखते हैं कि कमंडल की राजनीति करने वाले लोग जो है वो पूरे देश में हावी हो गए हैं, और उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग जो एक सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहा था, आज वो सामाजिक लड़ाई की जो बात है वो कहीं भूल तो नहीं गया। जैसे नीट की बात आपने कही, तो उत्तर प्रदेश में तो कहीं किसी राजनीतिक नेता ने नीट के लिए कोई बात लड़ी हो या कोई बात की हो, ऐसा तो सुनने को नहीं मिला। जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जिन लोगों की राजनीति मंडल की लड़ाई की वजह से सफल हुई थी, उन लोगों ने बाद में अपनी लड़ाई को छोड़ दिया। और जिन कमंडल वालों की बात हम लोग कर रहे हैं, वो कमंडल वाले कमंडल पर ही कायम रहे। उत्तर प्रदेश में मंडल, जब कमंडल हावी हुआ था, तो काशीराम जी ने और मुलायम सिंह जी ने गठबंधन करके वहां बीजेपी को हराया। उत्तर प्रदेश में ही कमंडल वालों को हराने का काम किया। तो नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर कल अकेले जी का इंटरव्यू हमने सुना, वो तो ये कहते हैं कि मैं योगी से भी बड़ा हिंदू हूं। तो मेरा ये कहना है कि जो पिछड़े सोशलिस्टों ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, उन्होंने लड़ाई अपनी छोड़ दिया और वो पहले सोशलिस्ट के नाम पर राजनीति करना शुरू किया, मतलब सेकुलर के नाम पर राजनीति करना शुरू किया कि बीजेपी कम्युनल है, हम सेकुलर हैं, तो इसलिए हम सेकुलर हैं, इसलिए कम्युनल को रोकना है। कम्युनल को रोकने के लिए सब इकट्ठा हो जाओ। और सेंटर में वो कांग्रेस को, जिस कांग्रेस के विरोध में उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, उसी कांग्रेस को वो सेंटर में लगातार समर्थन देते रहे और उन्होंने वैचारिक काम छोड़ दिया। अगर लोगों को या अपने समाज को भी जोड़ करके रखना है, तो जोड़ को कर रखने के लिए कम से कम विचारधारा होनी चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सत्ता बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता क्या? तो सत्ता बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि सत्ता तो इन लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया। सत्ता बड़ा मुद्दा बनाया तो ये जाति के नेता हो गए। पहले ये समाज के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, बाद में ये अपनी जाति के और मुसलमान के नेता हो गए। सेकुलर के नाम पर मुसलमान के नेता हो गए और बिरादरी के नाम पर अपनी जाति के नेता हो गए। चाहे आप बिहार में देखें तो एमओआई समीकरण की बात की जाती थी, या यूपी में भी एमओआई समीकरण की बात की जाती थी। तो ये जो पहले मंडल की लड़ाई लड़कर पिछड़ों के नेता बने थे, ये बाद में जब सेकुलर के नाम पर केवल डिपेंड हो गए और इन्होंने पिछड़ों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना छोड़ दिया, पिछड़ों के अधिकार की बात करना छोड़ दिया, सामाजिक न्याय की बात करना छोड़ दिया, तो उसकी वजह से ये सेकुलर के नाम पर मुसलमान और यादव के नेता हो गए। और बाद में फिर इनको उन लोगों ने भी छोड़ दिया, क्योंकि आरएसएस के लोग जो है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। ये लोग राजनीति में तो सफल हुए, मगर इन लोगों ने कोई भी पिछड़े वर्ग का सामाजिक संगठन खड़ा नहीं किया, या
SC ST OBC माइनॉरिटी का, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, उसका इन लोगों ने कोई सामाजिक संगठन खड़ा नहीं किया। तो जब कोई सामाजिक संगठन नहीं खड़ा किया तो समाज के अंदर जो जागृति चेतना पैदा करने का काम है वो करने में ये विफल रहे। फिर ये जो मुद्दे उठाते थे पिछड़े वर्गों के, वो मुद्दे भी उठाना इन्होंने बंद कर दिया और ये केवल जातियों की संख्या जोड़कर राजनीति करने लगे कि यादव कितने परसेंट है, मुसलमान कितने परसेंट है, और किस बिरादरी को हम टिकट दे दें तो उसकी बिरादरी के लोग जुड़ जाएंगे। तो ये जो पहले वैचारिक एक लड़ाई थी, उस लड़ाई को इन्होंने जाति तक सीमित कर दिया। तो जाति तक इन्होंने सीमित कर दिया, लेकिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग वो लगातार विचार देते रहे कि ये जो मुलायम सिंह है ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये जो लालू प्रसाद यादव है ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये यादवों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और बाकी जो यादव के अलावा दूसरी जातियां थी उनको भड़का लिया, हिंदू के नाम पर उनको हिंदू बना दिया, जो कि लोगों को जोड़ने के लिए तो विचार चाहिए ना। और दूसरे को छोड़ो, अब अखिलेश खुद ही यादव जाति के लोग ही बीजेपी में है हिंदू के नाम पर। अगर खुद अखिलेश ही अभी ये कह रहे कि मैं बड़ा योगी से बड़ा हिंदू हूँ, तो अब फिर दूसरे को हिंदू बनाने की जरूरत क्या है? हाँ, तो अब इसके सोशलिस्टों से वो सेकुलर हो गए और सेकुलर से हिंदू हो गए, तो ये हाँ, तो वो हिंदू जो है, वो हिंदू अब इसलिए बन रहे हैं कि जो उन्होंने सेकुलर के नाम पर पॉलिटिक्स किया उसको बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने समाज में स्थापित कर दिया कि ये सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं बल्कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और तुम लोग सब हिंदू लोग हो, तो ये तुम्हारे विरोध में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उससे जो वोट बैंक था, वोट बैंक बीजेपी के साथ चला गया, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी मानसिकता बनाई। जब बीजेपी ने ऐसी मानसिकता बनाई तो अब इन लोगों को ऐसा लगता है, ब्राह्मण लोग समझा के रखे हुए हैं कि अब आपको साफ्ट हिंदुत्व की नीति पर चलना पड़ेगा। एक नया शब्द इजाद हो गया, साफ्ट हिंदुत्व। जो सेकुलर थे वो सेकुलर से साफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ गए और अब वो कहते हैं नहीं, हम बड़े वाले हिंदू। अब अखिलेश जी की कुर्सी धुली गई तो अखिलेश जी ने एक बयान दिया था, जब उनका कमरा धुला गया था, गंगा जल से पवित्र किया गया था, बयान दिया था कि अब मुझे पता चला कि हम पिछड़े हैं, कम से कम योगी जी ने हमको पिछड़ा होने का एहसास कराया। मगर मुझे तो नहीं लगा कि अखिलेश जी को ये एहसास हुआ है कि वो पिछड़े। अगर उनको ये एहसास हुआ होता वो पिछड़े हैं तो वो कम से कम ओबीसी के हक अधिकार की बातें उठाते, नीतिगत तौर पे उठाते, ओबीसी की गिनती की बात उठाते, उन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन की बात उठाते, एट्रोसिटी एक्ट की बात उठाते, जाति आधारित जनगणना की बात उठाते। ऐसे बहुत सारी बात जो ओबीसी के संदर्भित मुद्दे हैं, ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी जो सोशलिस्टों का ही नारा है उसको उठाते, लेकिन वो उठाया ही नहीं, बल्कि बड़े लोहिया को छोड़कर अखिलेश जी तो छोटे लोहिया को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया का दर्जा दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और अब ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बड़े लोहिया से ज्यादा छोटे लोहिया का ढिढोरा पीटने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जब बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी तो समाजवादी पार्टी ने भी कहा अब हम भी करेंगे, इन्होंने कहा हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो जो मुद्दे हैं, अगर ये कितने बड़े हिंदू बन जाएं, ये बीजेपी से बड़े हिंदू वाले नहीं बन सकते। नहीं तो अगर हिंदुत्व के नाम पर ये मुकाबला करना चाहते हैं तो हिंदुत्व के नाम पर ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर बीजेपी का मुकाबला ये करना चाहते हैं तो इनको ओबीसी के, एससी एसटी के मुद्दे उठाने पड़ेंगे और उसके आधार पर अगर ये लड़ाई लड़ते हैं तो ये बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और काफी समय आपने वहां पर काम किया है। अब जब हम मंडल की समीक्षा कर रहे हैं तो 30 साल पहले एक परिस्थिति थी, 30 साल बाद आज एक परिस्थिति है। आपने भी कहा कि बहुत बार हमने आपको ये कहते हुए सुना है कि 90 के समय वाला ओबीसी अलग है और अब 2020-21 वाला ओबीसी अलग है। तो ये जो 2020-21 वाला जो ओबीसी है वो किस तरीके से इस ब्राह्मणों की राजनीति को विफल करने का काम करेगा और मंडल की जो लड़ाई थी उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को वो कैसे जीत लेगा? क्योंकि अभी 7 महीने में चुनाव है, उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव है, तो अभी आप जो ये कहते हो कि भाई ये जो नया ओबीसी है, जो जागृत ओबीसी है, वो किस तरीके से अपने हक अधिकार को बचाएगा? जागृत ओबीसी जो है वो उसके पास लीडरशिप नहीं। ओबीसी जागृत हो गया है, समाज जागृत हो गया है, मगर वो जिन नेताओं को अपना नेता मान रहा था
वो नेता ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। और जब वो नेता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ओबीसी के सामने एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के जागृति बढ़ी है, अपने हक अधिकारों को लेकर के जागृति बढ़ी है, लेकिन उसकी समस्या है कि जो नेता स्थापित है वो नेता इस मुद्दे को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। और जब नेता इस मुद्दे को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं तो अब ओबीसी जो जागृत है वो तड़फड़ा रहा है कि कोई ऐसा नेता तो मिले, कोई ऐसा संगठन तो मिले कि जिसके साथ हम लोग खड़े हो जाएं। तो अभी जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, या हम बिहार में भी गए और अलग अलग राज्यों से हमको, मध्य प्रदेश भी गए, राजस्थान भी गए और अलग अलग राज्यों से हमको टेलीफोन भी आ रहे हैं, लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, अभी हम घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा के माध्यम से और ग्रामीण लेवल पर घूम रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं, तो उससे जो लोगों के अंदर ये आ रहा है कि जो बात आप लोग कर रहे हैं, जो बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग कर रहे हैं, ये बात तो अखिलेश जी को भी करना चाहिए, ये बात तो मायावती जी को भी करना चाहिए, मगर ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर विकल्पहीनता का एक परेशानी है कि लोग विकल्पहीन हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आंदोलन चल रहा है, इससे हम एक बड़ा काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में अभी तक हमारी जानकारी में पिछड़ा वर्ग का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं था। वो क्षेत्रीय लेवल पर हो सकते थे या एक दो स्टेट में हो सकते थे, जो ग्रामीण इलाके तक के ओबीसी के लोगों को जोड़ता हो, ऐसा राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन ओबीसी का अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन खड़ा किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। अभी तक तो संगठित रूप से ओबीसी जागृत ज्यादा हो गया है, मगर संगठित रूप से बोली बोलने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं था। तो एक प्लेटफॉर्म अगर हम लोग तैयार करते हैं संगठित रूप से ओबीसी की बोली बोलने का, तो उससे बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी असर पड़ेगा। जैसे अभी नीट के मामले में कोई भी पॉलिटिकल आदमी ये बोली नहीं बोल रहा था, सोशल लोगों ने इस मामले को उठाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी उठाया, तो फिर पॉलिटिकल लोगों को ये बोली बोलना पड़ा और लागू भी करना पड़ा। तो हम लोग एक सामाजिक दबाव भी बनाना चाहते हैं। जब सामाजिक दबाव ओबीसी समाज के नेताओं के ऊपर पड़ेगा तो इससे भी वो आ सकते हैं, और अगर वो नहीं आएंगे तो नया विकल्प जो इस लड़ाई को लड़ेगा, ऐसा नया विकल्प आने वाले समय में ओबीसी के लोगों को मिलेगा देखने। अभी उत्तर प्रदेश में 8 राज्य मंत्री दिए गए, अनुप्रिया पटेल हो या कुर्मी जाति के नेता हो, इनको मंत्री बनाया गया। अब इतने बड़े पैमाने पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कैबिनेट दी जा रही है, राज्य मंत्री पद दिया जा रहा है। 27 मंत्री ओबीसी के मोदी जी के द्वारा बनाए गए। राम मंदिर भी दे रहे, ट्रिपल तलाक भी उन्होंने जो था उसको भी उन्होंने खारिज करवाया, 370 हटा दिया। तो हिंदुओं के नाम पर जो दावा उन्होंने किया था कि हम वो करेंगे, वो कह रहे। और दूसरी तरफ ओबीसी के 27 लोगों को उन्होंने मंत्री दिया, जो आज तक किसी भी सरकार के मंत्रालय में या कैबिनेट में या स्टेट मिनिस्ट्री में नहीं थे। अब इतने सारा जब बैकवर्ड लोगों को बीजेपी दे रही है, तो फिर वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे बीजेपी? देखिए, बीजेपी एक साथ दो निशाने पर काम कर रही है। जो ओबीसी का आदमी जागृत है उसके लिए दूसरी रणनीति अपना रही है, उसको अपने साथ खड़ा करने के लिए। जो ओबीसी का आदमी जागृत नहीं है और उनकी ब्राह्मणवादी मानसिकता में फंसा हुआ है और हिंदू के नाम पर गुमराह हो जा रहा है, उसके लिए 370 है, उसके लिए 3 तलाक है, उसके लिए राम मंदिर है, जो गुमराह ओबीसी है। और जो जागृत ओबीसी है, यही मैं बार बार कह रहा हूं कि मंडल के बाद में ओबीसी की जागृति बढ़ी है, और उस जागृति का ही नतीजा है प्रधानमंत्री को बार बार बोलना पड़ता है हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं। ये बोलना भी इसीलिए पड़ रहा है कि ओबीसी के अंदर जागृति बढ़ी है। अगर जागृति नहीं बढ़ी होती तो इसके पहले कभी भी किसी के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर यह प्रचार नहीं किया गया कि हम ओबीसी हैं। तो एक तो आरएसएस बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि जो जागृत ओबीसी है, जो 92 वाला नहीं 2021 वाला जो ओबीसी है, वो ओबीसी केवल हिंदुत्व के नाम पर उसका समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके मुखौटे दिखाए जा रहे हैं। नया प्रयोग चल रहा है, मुखौटे दिखाने का प्रयोग चल रहा है। जैसे मोदी को मुखौटा दिखाया गया, उसी प्रकार से ये जब उत्तर प्रदेश के राज्य के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जब बीजेपी को ओबीसी के लोगों ने ही झटका दिया और कई जगह इनकी पंचायत में
इनकी जमानत तक जब्त हो गई, तो इनको बड़ा झटका लगा कि भाई इसमें कैसे हम जीतेंगे। एक इन्होंने सर्वे कराया तो उसमें पता चला कि ये 100 सीट भी नहीं जीत पा रहे। तो जब ये इनको पता चला तो इन्होंने सोचा कि फिर इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए जिस अनुप्रिया पटेल को इतना दिन से मिनिस्टर नहीं बना रहे थे, तमाम लोगों को नहीं बना रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया ताकि इनके जाति के लोगों को इनका चेहरा दिखा करके वोट बटोरा जाए। आज जैसे हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही अलग अलग जाति के लोगों का चेहरा दिखा करके उस जाति का वोट बटोर कर उनका सत्यानाश करने का कार्यक्रम है। चूंकि एक जाति के एक आदमी को मिनिस्टर बनाना और फिर पूरी उस जाति का वोट लेना, ऐसे अलग अलग जातियों के मिनिस्टर बनाना और फिर उनके वोट लेना और फिर उन सब का सत्यानाश करना, ये उनके लिए महंगा सौदा नहीं है, सस्ता सौदा है। ये तो राजनीति है विकास जी, ये तो राजनीति है और हर पार्टी राजनीति करती है, तो उसमें गलत क्या है? गलत ये है कि वो हमारे लोगों को चेहरा दिखा रहे हैं और चेहरा दिखाकर केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा वोट लेना चाहते हैं और हमारे जो बेसिक अधिकार हैं वो अधिकार हमको देना नहीं चाहते। वो केवल हमारे लोगों का चेहरा दिखा करके ही हमको संतुष्ट करना चाहते हैं। ये गलत है और इसको भी ओबीसी समाज के लोग अभी समझ रहे हैं और 2022 में आपको पता चलेगा कि ओबीसी समाज के लोग जो इस बात को समझ रहे हैं कि मुखौटा दिखाया जा रहा है, ये भी समझ रहे हैं। जो नई रणनीति है बीजेपी की, आरएसएस की, ब्राह्मणों की, इसको भी अभी 100% ओबीसी नहीं तो बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग समझ रहे हैं कि हमारे नेताओं को पोजीशन दी जा रही है, पावर नहीं दी जा रही। पावर उन्हीं लोगों के पास में जिनके पास है। जब वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करने दे रहे हैं तो राज्य मंत्री को क्या करने देंगे? विकास जी, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे स्टूल ही क्यों ना हो, मगर वो स्टूल तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास वाला है ना, बगल वाला है। क्या है? बगल वाला, इसमें हर्ष क्या है? मगर वो उस स्टूल हो या कुर्सी हो, उसका समाज से क्या लेना देना जब समाज को कोई अधिकार नहीं मिल रहे? समाज तो इसी से खुश है। मोदी जी को तो स्टूल नहीं, मोदी जी को तो स्टूल नहीं कुर्सी दे दिया है ना। चलो केशव मौर्य को स्टूल दिया, मगर मोदी जी को तो कुर्सी दिया है ना। मगर मोदी जी ने 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति रोक दिया, ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। तो अगर मोदी जी को कुर्सी मिली है, जब वो कुर्सी वाले को कुछ नहीं करने दे रहे हैं तो स्टूल वाले को क्या करने देंगे? जब प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करने दे रहे हैं तो जिनको राज्य मंत्री बनाया उनको क्या करने देंगे? और अगर ओबीसी की मंत्रियों को इतनी ही पावर थी, धर्मेंद्र प्रधान खुद ओबीसी थे, जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें ओबीसी का भी जारी कर देते। मगर इतनी औकात भी ओबीसी के मंत्रियों में नहीं है कि वो ओबीसी का जो जायज अधिकार है वो दे दें। तो वो जब अपने जायज अधिकार नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों को कुर्सी मिले या स्टूल मिले, समाज को क्या बेनिफिट होगा? समाज क्यों इनके साथ खड़ा हो? एक स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो तो ब्राह्मणों का 10 साल के लड़के का पैर धुल रहा है। तो 10 साल के ब्राह्मण के लड़के के पैर धुलने वाले आदमी को अगर हमारे समाज का नेता प्रचारित किया जाएगा तो समाज अब इतना मूर्ख भी नहीं है कि ऐसे लोगों को नेता मान लेगा। और क्यों मान ले? मगर सर, संख्या और आबादी, बड़ा समर्थन उसको मिलता है। हम कितनी भी अगर बात करें, मगर फिर भी तो जो हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो इस मुद्दों पर खुश है। उनको लगता है कि भाई ये हमको मिल गया, हमारा आदमी सत्ता में है, हमारा आदमी पावर में है, उसको मिलता है, तो उसमें फिर उसी से खुश होता है। तो फिर उसमें हर्ज क्या है लोगों को? अब जो बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी तक सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से ये आवाज पहुंच रही है। अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और जो किसानों के खिलाफ 3 कानून आए, तो ओबीसी तो सबसे ज्यादा किसान है। नहीं, कहाँ किसान, कहाँ ओबीसी की बात कर रहे हैं? वो तो अपने को किसान ही कहते हो, थोड़ी पिछड़ों को मानते हैं। भले बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये भी तो ओबीसी के लोग हैं। तो ओबीसी के लोग जाट नहीं ओबीसी की बात कर रहे हैं। जाट हो, पटेल हो, एक तरफ पिछड़ों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मगर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उन किसानों के अंदर से अभी जो ये सारी लड़ाई हो रही है बैकवर्ड क्लासेस की, इसमें वो अपने आप को पिछड़ा कहने के लिए तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के लोग अपने को पिछड़ा नहीं कह रहे हैं, तो कि वो अपनी पहचान किसान ही कहना चाहते हैं। मगर किसान आंदोलन जो आंदोलन चला रहा है, उसकी वजह से जो मैसेज जा रहा है किसानों में, वो तो पिछड़े ही वर्ग के लोग हैं ना। तो मैसेज तो यही जा रहा है कि जो ये सरकार है, ये सरकार हमारी खेती किसानी भी छीन लेना चाहती।
आरक्षण छीन लेना चाहती है, एक मैसेज हम लोग दे रहे हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन चला रहे हैं। जी। नौकरी छीन लेना चाहती है, मैसेज हम लोग दे रहे हैं। और जो किसान आंदोलन चल रहा है वो भी एक मैसेज दे रहा है, जो ओबीसी के लोगों के पास थोड़ा बहुत खेती किसानी है, वो खेती किसानी पर भी अदानी और अंबानी का कब्जा हो जाएगा। ये लोग खेती किसानी भी छीनना चाहता है। और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने इतने आवारा पशु छोड़ दिए हैं, किसान रात को 2 बजे तक खेतों में लाठी लेकर के दौड़ रहा है आवारा पशु भगाने के लिए। तो उसके पेट के लिए दिक्कत पैदा हो रही है कि पेट कैसे भरेगा। योगी के जो साढ़ है वो किसानों की फसल खा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रोष है सरकार के विरोध में, सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी विरोध में बहुत ज्यादा रोष है। और लॉकडाउन में जो मजदूर लुधियाना, पंजाब, बॉम्बे से पैदल चल के आए, वो उसमें भी पिछड़े वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो वो लोग भी झेल करके आए हैं। तो इसलिए सरकार बहुत डरी हुई है। बगैर डरे तो 27-28 लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया ना। ये तो सरकार को अपनी हैसियत पता है कि क्या हैसियत है हमारी समाज पे, क्योंकि उनके पास तो सारी मशीनरी है जानकारी निकालने के लिए। उन्हें जानकारी है कि उनकी हालत पिछड़े वर्ग के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो गई। और अगर यही स्थिति रही तो 22 में किसी भी स्थिति में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। अभी राजभर हो या निषाद हो, ये जो बड़े बड़े नेता है ये अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। निषादों के द्वारा डिप्टी सीएम की कुर्सी मांगी जा रही है। कैबिनेट में या जो राज्य मंत्रालय बनाए गए उसमें भी उन्होंने दावा पेश किया था। जितेंद्र राजभर तो मंत्री थे, वो बाहर निकल कर आए। तो ये जो पिछड़ों के जो बड़े नेता है, जैसे अनुप्रिया पटेल थी या दूसरे भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रीय दल जाति के आधार पर बने हुए हैं, इन नेताओं की क्या भूमिका रहेगी 2022 के चुनाव में? क्या अपने जाति का एजेंडा लेकर चलेंगे या पिछड़ों की जो लड़ाई जो है उसको लेकर चलेंगे? ये नेता नहीं है, ये सेलर है। जिन्हें हम लोग नेता कह रहे हैं असल में ये नेता नहीं। बिरादरी के नाम पर जितनी पार्टियां या संगठन खड़े होते हैं उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि बिरादरी को इकट्ठा करना, फिर सौदा करना। तो एक एक बिरादरी को इकट्ठा किया जाए। बिरादरी का नेता अपनी बिरादरी में आता और कहता है कि सारी बिरादरी आगे चली गई, बस हम ही पीछे रह गए, इसलिए अपनी बिरादरी को आगे ले जाना है। और अपनी बिरादरी को आगे ले जाना है, इसके नाम पर बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को पालता है, वैसे बिरादरी का नेता बिरादरी को इकट्ठा करता है। फिर भेड़ का मालिक भेड़ को कटने के लिए सौदा करता है। जब सौदा करना होता है तो भेड़ का मालिक भेड़ को नहीं पूछता कि भेड़ तुम्हारा सौदा करूं या ना करूं कटने के लिए। वैसे ही बिरादरी का नेता किसी बिरादरी को नहीं पूछता तुम्हारा सौदा अमित शाह से करूं, तुम्हारा सौदा सोनिया गांधी से करूं कि ना करूं। तो ये तो इनका लक्ष्य ये है कि हम मिनिस्टर बने रहे, हम सांसद बने रहे, हमारे बेटा बेटी हो जाए। तो ये तो खुद के लिए पद चाहते हैं। समाज की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर ये समाज की लड़ाई लड़ते तो 2011 तो नीट आज थोड़े ही लागू होता, 11,000 लोगों का नुकसान थोड़े ही होता। ये समाज की लड़ाई कब लड़ रहे हैं? अगर ये सरकार में है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात नेहरू ने नहीं मानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर ये गवर्नमेंट में है और इनकी गिनती की बात नहीं सरकार मान रही तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए तुम्हारे विरोध में। मगर ये तो इसमें लगे हुए हैं कि आप हमको मिनिस्टर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। नहीं बनाओगे तो हम समाज में बोलेंगे, अगर बना दोगे तो हम चुप रहेंगे। हमारे बेटे को दे रहे हो, एमएलसी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, हमको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे। मतलब जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं ये बार्गेनिंग करते हैं। ये समाज की कोई लड़ाई लड़ने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर समाज इन जातीय नेताओं से उम्मीद करेगा कि नहीं ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज फिर धोखे में। समाज की ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये अपनी अपनी बिरादरी को इकट्ठा करके कांग्रेस या बीजेपी के खूटे में बांधने का काम कर रहे हैं। और उसके बदले में ये मिनिस्टर का पद ले रहे हैं, विधायक का पद ले रहे हैं, सांसद का पद ले रहे हैं, पेट्रोल पंप ले रहे हैं, गैस एजेंसी ले रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं। समाज के भले से इनको कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल। अभी सर आपने नीट का जिक्र किया है, बार बार 2-3 बार नीट का जिक्र हुआ है। नीट के ऑल इंडिया कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग जो है वो कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं, मुकर होकर अपनी बात करते हैं, उन्होंने उठाई। सोशल मीडिया में हो या ग्राउंड पर आपका जो राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इनकी तरफ से भी आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए।
आपने ये आंदोलन सफल करके दिखाया है। अब नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी का आरक्षण तो लागू हो गया है, अब आंदोलन का आगे क्या, किस दिशा में आंदोलन जाएगा? नीट बहुत छोटा मुद्दा था ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है जाति आधारित गिनती का। ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी जी। ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हो रहा है। उसके लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है जी, मेरा ये कहना है। हेलो हेलो, आवाज थोड़ा सही अभी आवाज आ रही है। अभी फिर से शुरू से जो आप मुद्दे बता रहे थे उसे फिर से शुरू कीजिए। हेलो, हाँ हुआ, बोलिए सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि नीट एक मुद्दा था, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा ओबीसी समाज के लिए नहीं है। नीट की वजह से ओबीसी समाज में कुछ डॉक्टर बनेंगे, ये ओबीसी समाज के लिए अच्छी बात है। वो एक मुद्दा था, वो हल हो गया। लेकिन जो ओबीसी समाज का बड़ा मुद्दा है वो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। अगर मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई हमको आंकड़े कलेक्ट करने के लिए बहुत परेशानी हुई, इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना किया जाए ताकि सही सही आंकड़े ओबीसी के आ जाए। तो ओबीसी की आजाद भारत में गिनती नहीं हुई, आंकड़े ही नहीं है तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे लिए नीति कैसे बनेगी? तो ये बहुत बड़ा विकास जी, आपकी आवाज नहीं मुद्दा ये है कि जाति आधारित गिनती हो। ये हेलो हेलो जी, हेलो, अब गई जी? हाँ, अभी अब आ रही है। जाति आधारित जनगणना से शुरू कीजिए। हाँ, तो ओबीसी के लिए जो बड़ा मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जाति आधारित गिनती का मुद्दा जी। वो बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि आजाद भारत में जाति आधारित गिनती नहीं। मंडल साहब ने भी जो अपनी रिपोर्ट दिया उसमें लिखा कि उनको आंकड़ों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हुई, इसलिए उन्होंने सिफारिश भी किया कि सरकार जाति आधारित गिनती करके अगली जनगणना में आंकड़े कलेक्ट करे। तो ये जो आजाद भारत में ओबीसी की गिनती नहीं हुई तो हमारे डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे लिए योजना कैसे बनेगी? अगर हमारे आंकड़े ही नहीं है सरकार के पास में तो योजना बनाने का सवाल नहीं है। तो ये ओबीसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, एक तो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। दूसरा, फिर ओबीसी की जितनी संख्या है, अगर शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन है, तो ओबीसी की जितनी संख्या है ओबीसी को भी उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है। तीसरा, ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन मिलना चाहिए। चौथा, ओबीसी के ऊपर जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर लगाया गया है ये हटना चाहिए, ये ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है। चौथा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों की बपौती नहीं है, वहां भी परीक्षा होना चाहिए और वहां भी SC ST ओबीसी को रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ये ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है। अभी उत्तर प्रदेश का ही मामला ले लीजिए, तो जब से योगी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के फर्जी एनकाउंटर हो, उनके घरों को जलाया जा रहा, हत्याएं हो रही हैं, उनकी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, कास्ट के आधार पर ओबीसी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। अगर कास्ट को लेकर के अन्याय अत्याचार हो रहा है तो जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एक्ट है उसी प्रकार से अगर ओबीसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसको रोकने के लिए भी एक्ट बनाया जाए, ये ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दे, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको ठीक किया जाए, एक समान शिक्षा नीति लागू किया जाए ताकि ओबीसी के बच्चे भी पढ़ सके। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में ओबीसी के बच्चों को फीस में छूट किया जाए। ये तो सारा मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में है। मंडल कमीशन की जो 40 बातें हैं। मैं अभी आपको ये पूछना चाहूंगा कि मंडल कमीशन ने एक बात अपने रिपोर्ट में कही थी कि सत्ता के गलियारों में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और इस सत्ता की गलियारे में पहुंचने के लिए अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पास क्या एजेंडा है? 30 साल की मंडल कमीशन की लड़ाई हमने देखी, आपने उसका काफी विस्तार से बात किया। तो अब जो आगे वाला जो मुद्दा है कि अब पिछड़े वर्ग के लोगों को सत्ता के गलियारे में लेकर जाने का रास्ता मंडल ने बना दिया है, उसका सफल प्रयोग भी हुआ है। तो अब पिछड़े वर्ग के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे मंडल कमीशन की इस 30-31वीं वर्षगांठ में? अभी जो
मंडल कमीशन ने जो रास्ता बनाया है और जो मंडल की बाकी सिफारिशें लागू नहीं हुई, जैसा कहा कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, तो ये सारे मुद्दों की लड़ाई पहले तो समाज में होनी चाहिए। समाज को इन मुद्दों के बारे में जागृत करने की जरूरत है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कर रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी समाज का, राष्ट्रीय स्तर का पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन बने, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर इस मुद्दों को लेकर के जागृति आ गई, अपने हक अधिकार को लेकर के जागृति आ गई, तो फिर पिछड़े वर्ग के लोग जो जाति जाति में बटे हुए हैं, जाति जाति में बटने से किसी को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक जाति 60% नहीं। तो ओबीसी के लोग जितनी मेहनत क्षत्रिय बनने के लिए कर रहे हैं, यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, कुशवाहा क्षत्रिय, मौर्य क्षत्रिय, प्रजापति क्षत्रिय, पाल क्षत्रिय, बघेल क्षत्रिय, जितनी मेहनत क्षत्रिय बनने के लिए कर रहे हैं, उसका 10% मेहनत अगर ओबीसी के लोग ओबीसी बनने के लिए कर दें, तो देश में सामाजिक आंदोलन भी बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। और जब कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा होता है तो उसका राजनीति में असर होता है, और फिर राजनीति में भी, वो राजनीतिक गलियारों में भी वो समाज पहुंच जाता है और राजनीति पर भी उसका नियंत्रण हो जाता है। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो भूमिका है, वो भूमिका ये है कि हम देश में बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। और हम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जाति के नाम पर अगर नेता चुनोगे, तो जैसे आपको बेचा जा रहा है वैसे आगे भी बेचा जाएगा वो किसी भी जाति का नेता। अगर ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आदमी को नेता मानोगे, नेता चुनोगे, तो फिर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो राजनीति से लेकर के सभी क्षेत्रों में ओबीसी का जो भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो ये ओबीसी के लोगों को आने वाले समय में करना होगा कि ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को ही नेता बनाना होगा, नेता मानना होगा। जाति के आधार पर नेता मानना हमारे सत्यानाश का एक बड़ा कारण आज की तारीख में है। धर्म के आधार पर हमारा सत्यानाश किया गया, अब जाति के आधार पर ये सत्यानाश का कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि जी, इसमें मैं आपकी एक बात को पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, ओबीसी के आधार पर नेता चुनना होगा, तो नरेंद्र मोदी ने तो अपने आप को ओबीसी के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, तो लोगों ने चुन लिया है अपना नेता। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के आधार पर नेता प्रोजेक्ट किया, मगर नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के कौन से मुद्दे की बात किया? केवल अपने को हल्ला किया हम ओबीसी हैं, डंका पीटा हम ओबीसी हैं। ये तो सारे नेता कह रहे हैं, जो बिरादरी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं हम तुम्हारी बिरादरी के हैं। मगर कौन सा एक मुद्दा मोदी ने कहा कि जो हम करेंगे ओबीसी के लिए? एक भी मुद्दे के बारे में ओबीसी को जागृत करने का काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उससे ज्यादा गुजरात मॉडल का प्रचार ओबीसी में, जो ना समझदार ओबीसी के लोग हैं उनके अंदर गुजरात मॉडल का प्रचार किया। और गुजरात मॉडल के प्रचार का मतलब गोधरा दंगे से था, और इनडायरेक्टली तमाम ओबीसी के लोगों में ये मैसेज पहुंचाया गया जो अपने को हिंदू मानते हैं, ब्राह्मणों के कहने के अनुसार। उन लोगों को ये मैसेज दिया गया, अरे मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुसलमान तो पाकिस्तान चले जाएंगे, उनके घर पर तो तुम कब्जा कर लोगे। तो नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को जागृत करने का काम नहीं किया, बल्कि जागृत ओबीसी को बेवकूफ बनाने के लिए हम ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, ऐसा बार बार डंका पीटने का काम किया, ताकि जो जाहिल ओबीसी के लोग हैं वो तो हिंदू के नाम पर इधर आ जाएंगे। जो थोड़ा समझदार हो गए हैं, चाहे वो वामसेप के मूवमेंट की वजह से हो गए हो, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मूवमेंट की वजह से हो गए हो, या किसी और संगठन की वजह से हो गए हो, तो जो थोड़ा समझदार हो गए, अगर उनको बार बार ये कहा जाएगा नहीं पिछड़े का प्रधानमंत्री बन रहा, पिछड़े का प्रधानमंत्री बन रहा, तो उनको भी गफलत में डालकर उनका भी समर्थन ले लिया जाए, उनका भी वोट हासिल कर लिया जाए। क्योंकि 2011 में बड़ा आंदोलन हो गया था जाति आधारित गिनती को लेकर के ओबीसी के नाम पर, तो उसके प्रभाव को कम करने की भी एक आरएसएस की चाल थी। तो ये तो मोदी ने एक भी ओबीसी के मुद्दे को जागृत नहीं किया, क्योंकि मोदी ओबीसी के मुद्दे पर कैसे जागृत कर सकते हैं? वो मोदी को क्या करना है तो आरएसएस तय करता है, तो मोदी तो तय ही नहीं करते हैं। तो मोदी एक्चुअल नेता नहीं है, ये भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। मोदी तो जैसे गांव में पंडित ठाकुर को जब रिजर्व सीट आ जाती है, तो रिजर्व सीट पे वो अपने घर में नौकर जो होता है उनका, उसको प्रधान बना लेते हैं और सारा काम वो करते हैं। तो जैसे गांव में पंडित ठाकुर अपने गुलाम आदमी को ग्राम प्रधान बना के सारा काम करते हैं, वैसे आरएसएस के ब्राह्मण अपने गुलाम आदमी को प्रधानमंत्री बना करके सारा काम करवा रहे हैं। तो उसमें दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। केवल डंका पीटा, जागृत करने का काम नहीं किया, मुद्दे की बात नहीं की।
जी जी बिल्कुल। और इस कमी को यानी ओबीसी का जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई सामाजिक संगठन नहीं है, इस कमी को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको आपके काम के लिए बधाई, शुभकामनाएं हमारे साथ है, और हम नजर रखेंगे आप पर कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मीडिया का और काम ही है नजर रखना, बिल्कुल नजर रखना चाहिए। जी जी, और आपके काम को हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभी आपने जो बात कही कि जो हिंदू की जमीन पर लड़ाई लड़ी जा रही है बीजेपी के साथ में, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी ने, आरएसएस ने हिंदू की जो जमीन तैयार की है, कांग्रेस भी 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आप हमारे दर्शकों को एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 18 जून 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट इनका पराजय हुआ बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई में, और इंग्लैंड के विरोध में उनकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में बोनापार्ट यानी नेपोलियन के हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि लड़ाई की जो जमीन है, वो जो मैदान है, जो जगह है, वो अंग्रेजों ने तय की थी। और उसी जमीन पर जब लड़ाई हुई नेपोलियन की, तब नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। यानी हम जब दुश्मन की तय की हुई जमीन पर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित हमारी हार होगी। और ये इतनी सिंपल बात हमारे जो नेता कहे जाने वाले लोग हैं उनको समझ में नहीं आती। ये दुखदायक बात है। लेकिन विकास चौधरी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और तमाम जो बातें, अंदरूनी बातें हैं जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, उन सभी बातों को आपने उठाया, हमारे तीखे सवालों के जवाब भी आपने दिए, क्योंकि काले सर आज जो है वो बहुत तीखे मूड में मुझे नजर आ रहे थे, आपको काउंटर कर रहे थे। उन सभी सवालों के आपने जवाब दिए। फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं काले सर का, विकास चौधरी जी का। और इस पूरी चर्चा पर हम अपने दर्शकों की भी राय चाहते हैं, हमारे दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। शुक्रिया।